हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉसिको। तो आज हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, दिस इज रिगार्डिंग द डिजिटल अरेस्ट। सो ऑन October 17th, Supreme Court have took a suo motu cognizance on digital arrest scams. होता यह है कि अंबाला का एक जो कपल है, ये अपने 1 करोड़ रुपए ये खो देता है टू स्कैमस्टर्स, टू फ्रॉडस्टर्स हु पोज देमसेल्फ एज सीबीआई एंड ईडी ऑफिशियल्स। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो फ्रॉडस्टर्स थे, जो स्कैमर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फॉर्ज्ड ऑर्डर भी बना के यहाँ पे उस अंबाला की एजेड कपल को बताया, जिसके कारण वो इसको सच मान के अपने 1 करोड़ रुपए उन्होंने इन फ्रॉडस्टर को ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को बहुत ही सीरियसली लिया है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी यहाँ पे फ्रॉड होने स्टार्ट हो गए हैं। सो द बेंच called it a grave assault on judicial dignity and public trust on the judiciary। तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा जो है वो जुडिशरी पर यहाँ पर हिल सकता है, बिकॉज जुडिशरी के फेक ऑर्डर्स, सिग्नेचर्स भी यहाँ पर फ्रॉडस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। First, we will understand ki what is this digital arrest. So the very first thing, digital arrest, as such, there is no any definition exist of digital arrest. Basically, it is a cyber fraud techniques by which scammers impersonate themselves as a law enforcement officials. Now, why they do it? To trap the victims online. नाउ कोई एक पर्सन, यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत सिंपल टर्म्स में, तो जो फ्रॉडस्टर्स है या जो स्कैमर्स है, वो अपने आप को बताते हैं अपने आप को प्रस्तुत करते हैं एज अ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। या तो पुलिस बताएंगे वो, या अपने आप को सीबीआई बताएंगे, या ईडी बताएंगे, या कोर्ट के ऑफिशियल्स बताएंगे। और उसके बाद में वो करते कैसा भी, ये कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले अगर हम सबसे पहले यहाँ पर देखें तो वो एक कॉल करते हैं, कॉल करके वो अपने आप को बताते हैं वो सीबीआई, ईडी या पुलिस ऑफिसर्स है। उसके साथ ही साथ वो यहाँ पर जो विक्टिम है उनका डिटेल्स उनके पास में होता है, बैंक अकाउंट्स होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि सिम उनके पास में कौन सा है। तो यहाँ पर वो बताते हैं, वो यहाँ तक उनके पास में ट्रांजेक्शन रिलेटेड भी डिटेल्स होता है विक्टिम का, और वो बताते हैं कि आपने मनी ट्रांसफर करा था और आपके इस सिम से ट्रांजैक्शन हुआ था, आपके उस फोन का गलत इस्तेमाल हुआ है, इसके कारण आपके ऊपर ये केस है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि फॉर द प्रोसेसिंग, फॉर द सेफ कस्टडी आपको इतना अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज आपके सिम कार्ड को लेकर या आपकी आईडी को लेकर यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ ये फ्रॉडस्टर ये भी बताते हैं कि आपको कंटिन्यूसली आपके फ़ोन का कैमरा या लैपटॉप का कैमरा चालू रखना पड़ेगा, इस वीडियो कॉल को आपको चालू रखना पड़ेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अपने आप में भी एक तरीके का यहाँ पर अरेस्ट, हम इसको साइकोलॉजिकल कस्टडी या साइकोलॉजिकल अरेस्ट भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। और साथ ही साथ विक्टिम को ये भी कहा जाता है कि आपको इस बारे में किसी और से बात भी नहीं करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेन पर्पज इसका यही है कि लोगों से पैसे हड़पना, लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? सो द आंसर इज यस। 2022 में डिजिटल अरेस्ट के 39,925 केसेस थे, जिससे लोगों ने अपने करीब करीब 91.14 करोड़ जो है वो खो दिए। यही नंबर अगर हम देखें तो 2024 में 39,925 से ये बढ़ के 1,23,672 केसेस हो गए। और वही अगर हम अमाउंट की बात करें तो इट इज 1,935.51 करोड़। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एनसीआरबी में अगर हम बात करें तो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, बट देयर इज नो एनी स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग द डिजिटल अरेस्ट केसेस। उसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने अभी तक क्या करा है? गवर्नमेंट ने अभी तक करीब करीब 4,000 स्काइप आईडी जो है इनको ब्लॉक करा है, 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक करा है। उसके साथ साथ अगर हम सिम कार्ड की बात करें तो 7.81 लाख सिम कार्ड्स को यहाँ पर ब्लॉक किया है। साथ ही साथ 2,08,469 EMIs को डीएक्टिवेट भी करा हुआ है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल कॉल्स भी आते हैं, ठीक है, ये स्पूफ्ड इंटरनेशनल कॉल जो आते हैं एज दे पोज देमसेल्फ एज द इंडियन नंबर्स, इन्हें भी यहाँ पर ब्लॉक करने का गवर्नमेंट ने काफी हद तक काम किया हुआ है।
नाउ ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इज द फर्स्ट केस कोर्ट? सो द आंसर इज नो। इससे पहले अलग अलग हाई कोर्ट जो है, फॉर एग्जांपल राजस्थान हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस बारे में सो मोटो कॉग्निजेंस या इससे रिलेटेड मैटर सुने हुए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी अभी जनवरी 2025 में सो मोटो कॉग्निजेंस लिया ऑन द डिजिटल अरेस्ट केसेस और called it as a sophisticated deceptive cyber fraud with no legal basis and warned the scammers use psychological manipulation to instill fear। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन इसको लेकर दिया है, कंसर्न शो करा हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सितंबर 2025 में डिनाइड द प्री अरेस्ट बेल इन 1.75 करोड़ फ्रॉड केस। तो एक डिजिटल अरेस्ट का मामला उनके सामने आया था जहां पे एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर लिया था, तो उसकी यहाँ पर बेल डिनाई करी हुई है। जस्टिस अमित महाजन इन दिस केस ऑब्जर्व दैट सच क्राइम्स आर राइजिंग एंड टेक ड्रिवन हार्ड टू ट्रेस, सो देयरफॉर ही डिनाइड द बेल। ही सेड कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पर एक्यूज मिलते हैं, देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट कि टेक ड्रिवन क्राइम्स में यहाँ पर एक्यूज को पकड़ना या उससे ट्रेस करना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मार्च 2025 में दिस ईयर ओनली दे हर्ड अ केस ऑफ 71-year-old victim who actually lost 32 lakhs by this fake ED officers. Court also criticized the police delay in registering the complaint or directed the police department to train the officers to handle such kind of matters. नाउ कॉमन जुडिशियल व्यू यही है कि डिजिटल अरेस्ट जो है इट इज वेरी डेंजरस, फास्ट ग्रोइंग एंड इट रिक्वायर द पुलिस अटेंशन एज वेल एज द पब्लिक अवेयरनेस। So this was our first topic. Now the second topic is regarding the Kerala High Court. Now Kerala High Court have given a ruling regarding a rules, a delegated legislation of Kerala government that is regarding the appointment of priest in Hindu temple. So Kerala High Court held the appointing temple priest in a secular activity governed by the constitutional equality, and they uphold the 2022 rules, giving preference, which actually gives the preference to the priest or the candidates who are trained by a institution that is accredited, that is recognized by the government. So this decision came in the case of Akhila Kerala Tantri Samajam and another was the state of Kerala. So basically, if we want to understand in simple word, so court have said that now 2022 में एक if in simple words we have to understand, so in simple word 2022 में एक रूल्स आए थे गवर्नमेंट के, तो इन रूल्स को अपहेल्ड करा हुआ है और इस रूल्स को अपहेल्ड करके एक्चुअली क्या हुआ, रूल्स बात करते थे अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीस्ट जो कि हेरिडेटरी बेसिस पे ना हो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए केरला गवर्नमेंट कम अप विद द रूल्स और इन्हीं रूल्स को अपहेल्ड किया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो व्हाट वाज द कोर इशू? द कोर इशू वाज डिस्प्यूट ओवर न्यू रूल्स फॉर अपॉइंटिंग टेंपल प्रीस्ट इन त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड दैट इज कॉल्ड टीडीपी। नाउ जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी वो ये थी कि प्रीस्ट जो है वो प्रीस्ट जो है वो ट्रेन करते थे जो अपकमिंग प्रीस्ट आने वाले हैं उन्हें। तो सीनियर तांत्रिक जिन्हें क्रू कहते थे वो ट्रेन करते थे प्रीस्ट को, और यहाँ पर सर्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द लीनेज एंड द कम्युनिटी, मेनली ब्राह्मण। तो ये किन्हें करते थे? तो काफी देखने को मिलता था कि जो फादर है वही अपने सन को या उसी की फैमिली में किसी को ट्रेन कर रहा है और वही उसके बाद में प्रीस्ट बनता था। अब इस चीज को खत्म करने के लिए केरला गवर्नमेंट कम अप विद 2022 रूल्स एंड दे सेड कि इफ यू वांट टू बिकम अ प्रीस्ट इन त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी टेंपल्स में है, अगर आपको उसमें प्रीस्ट बनना है, सो यू शुड हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द तंत्रा विद्यालयम। नाउ दिस इज एग्रीगेटेड बाय स्टेट, ठीक है, सो इट इज स्टेट एग्रीगेटेड इंस्टीट्यूशन एंड इट इज अप्रूव्ड बाय द केरला देवास्वम रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑल्सो। नाउ जो पिटिशनर्स था उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है उसके अगेंस्ट जाता है और यहाँ पर जो एक गुरु शिष्य परंपरा से पहले रिक्रूटमेंट होता था, इट इज अ essential religious practice. Now if we see article 25 of the constitution, article 25 of the constitution में जो essential religious practices है, these are protected। ठीक है, जब भी कोई आर्टिकल 25 वर्सेस फंडामेंटल राइट्स होता है, उसमें आर्टिकल 25 में जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस का राइट है वो तभी प्रिवेल होता है व्हेन इट इज अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, व्हेन
specifically it is in conflict with any fundamental right. Now, what was the core argument of Kerala government? So Kerala government have said that appointment of priest is a secular administrative process and it is not a religious ritual. They said कि our country runs on constitutional morality and our constitution, our laws are based on social reforms. और अभी तक जो अपॉइंटमेंट हो रहा है इस अपॉइंटमेंट में उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है. So state has a right to regulate the recruitment for transparency and equality. Now, what was the object of this 2022 rules? The object was that कि merit के basis पे यहाँ पर selection हो of the priest and there should be no any restriction in regard with the caste or community. क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे थे कि हेरिडिटरी प्रीस्टहुड यहाँ पर चला आ रहा था, दैट इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कास्ट और कास्ट ओनली. नाउ यहाँ पर कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन हो, इसको लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2022 में रूल्स लेकर आए. अब गवर्नमेंट का यहाँ पर क्लेम यही था कि पिटिशनर साउट टू प्रिजर्व कास्ट डोमिनेंस इन प्रीस्टहुड, दिस इज एक्चुअली कॉन्ट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी. नाउ द बेंच ऑफ जस्टिस Raja Vijay Raghavan V and Justice K.V. Jayakumar, they ruled that they actually dismissed the petition and they said that 2022 rules for priest appointment is valid, constitutionally valid, and the qualification should not be caste or lineage. It should be based on certain equality criteria. So therefore they said कि appointment of priest is a secular activity and the rules are valid under the delegated legislation. ठीक है, and they are consistent with the parent laws also. Court, the Kerala High Court cited the Athiyan case of 2002 and Sabrimala case of 2018. ठीक है, they have put for this precedents. So this they have put for this precedent. So petitioner society is not a distinct religious denomination, and they also said it is not an essential practice. Now certification of tantris is not an essential practice, they said, and even the accreditation from the state accredited institution is also fine for determining the qualification of a priest. So the core requirement is proficiency in rituals and scriptures, not caste. So now they have actually let down the constitution principle of equality and non-discrimination, and they also said state can reform secular aspects of the religious institution. So this is all for today. Thank you so much for listening me. Stay tuned to Law Sikho.